चलो ध्यानपूर्वक देखेंगे, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब, यह टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो सेंटेंस बनाने में किस प्रकार से वर्ब हेल्पफुल होता है हम इस ग्रामर के चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। जब कोई हम सेंटेंस बनाते हैं हिंदी से इंग्लिश में या हम किसी से इंग्लिश में बात करते हैं तो इन सभी हेल्पिंग वर्ब का यूज करके हम उनसे बात करते हैं, पहला चीज़ है। दूसरा, जब ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर का यूटिलाइज सही तरीके से इंग्लिश लिखने में भी काम आता है, ठीक। तीसरा क्या रहेगा, जैसे आगे जाकर जब तुम लोग पढ़ाई करके एग्जामिनेशन जब दोगे तो एग्जामिनेशन में जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हो गए, बैंक के एग्ज़ाम हो गए, रेलवे के एग्जामिनेशन हो गए, तो उनमें भी इस टाइप्स के क्वेश्चन का यूटिलाइज करके हम पेपर पास आउट कर सकते हैं। जैसे में जब बड़े लेवल में एग्जामिनेशन होता है एसएससी, रेलवे और बैंक में, तो उनमें क्या क्या होते हैं, क्लोज टेस्ट आता है, ठीक है। क्या आता है, क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट में यह कहा जाता है, जैसे लिख दिया जाएगा ही डैश, ठीक है, इट, तो यहाँ पर इस डैश में हमें भरना रहता है, ठीक। तो इसे हमें क्या करना रहता है, भरना रहता है। तो अगर जब एक सेंटेंस दिए जाते हैं तो यह फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप हो जाते हैं, बट कोई पैरा दे दिया जाता है, ठीक है। बुक में भी तुम लोग देखे होंगे कि जब पूरा पैरा दे दिया जाता है उसमें जगह जगह 1 2 3 या ABCD ऐसे फिलिंग द ब्लैंक छोड़ दिया जाता है और कहा जाता है कंप्लीट द पैसेज। पैसेज को क्या करिए, कंप्लीट करिए। तो हम कंप्लीट करते समय किसका यूटिलाइज करेंगे, इसी हेल्पिंग वर्ब की सहायता से हम उस सेंटेंस को पूरी तरीके से परफेक्ट और करेक्ट रूप में बना सकते हैं। यदि इनका नॉलेज हमने नहीं रहेगा तो हम सेंटेंस को करेक्ट नहीं कर सकते। तो पहला क्या, क्लोज टेस्ट में आ जाएगा। दूसरा, फिलिंग द ब्लैंक्स में आ जाएगा। तीसरा कहाँ पर आ जाएगा, जैसे कोई सेंटेंस लिखा गया है वह सेंटेंस करेक्ट और इनकरेक्ट कैसे हम पहचानेंगे, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है। जैसे सेंटेंस में लिख दिया गया यहाँ पर जो है कि ही कैन, ठीक है, ही कैन इट, यहाँ पर आ गया और पूरा हम पैसेज पढ़ रहे हैं, उस पूरे पैसेज में जो भी पैसेज है वो पास्ट में चल रहा था। वो किस में चल रहा था, पास्ट में चल रहा था। जबकि यहाँ कैन तो क्या हो गया, प्रेजेंट का हो गया। तो उसमें पूछा जाता है कि कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है या इनमें क्या गलत है, ठीक है। तो अब हमें पता है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है और यहाँ पर प्रेजेंट का कैन होता है, तब यहाँ पे रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। तो हमें ढूंढना रहता है कि रॉन्ग क्या है, ठीक। तो अर्थात कि हमें जो है सिंटेक्स में करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंसों को भी ढूंढने में आसानी हो जाती है, ठीक। समझ में आ गया बात सभी लोग को। तो इनमें हम टेंस से पहले ये सारी चीज़ों को समझेंगे। ऑक्सिलरी वर्ब को 2 टाइप्स में डिफाइन किया गया, ठीक। तो इतना समझ में आ गया सभी लोग को कि हम ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ के क्या हम इसका यूटिलाइज कहाँ कहाँ करते हैं। तो क्लोज टेस्ट में यूटिलाइज होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में, और उसके बाद जो रहते हैं, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट में, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट में, ठीक है, इत्यादि जगहों पर या पैरा जंबल में भी इसका इस्तेमाल होता है, ठीक। इस पूरे ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल करके, ठीक। इसका मतलब हम हिंदी से इंग्लिश भी बना पा रहे हैं, क्लोज टेस्ट भी कर पा रहे हैं। मतलब ग्रामर एक बार पढ़ने के बाद इसके यूटिलाइज और फायदे बहुत हैं, ठीक। तो अब इसमें ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप में डिफाइन किया गया है, एक होते हैं प्राइमरी और एक होते हैं मॉडल होते हैं, ठीक। तो अब इसमें आते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। तो ऑक्सिलरी वर्ब का हम प्रयोग करके मेन वर्ब के साथ हम किसी वाक्य को बनाते हैं, ठीक। इसका मतलब कि ऐसे वर्ब या शब्द जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में मेन वर्ब की सहायता करता है और जिसकी सहायता से हम सेंटेंस बना पाते हैं, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक। यह 2 भागों में बांटा गया है, पहला प्राइमरी एंड सेकेंड इज मॉडल, ठीक। तो प्राइमरी वाले में 3 टाइप में बांटा गया है, इसमें टू डू, टू हैव एंड टू बी बांटा गया है। तो जब हम टू डू की बात करेंगे तो इसमें डज, डू एंड डिड का प्रयोग होता है, जो हम टेंस में यूटिलाइज करते हैं, टेंस में हम यूज करते हैं। जैसे यदि हम टेंस पढ़े होंगे, ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या रहता है कि इफ द सेंटेंस बिलोंग्स टू प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देन वी कैन नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब डू आर डज, but when the subject is singular form we will use s or es in the main verb, but in the plural form then we cannot use s or es in the main verb.
ऐसा टेंस से पढ़े हैं, ठीक है, कि अर्थात कि जब यदि पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन मेन वर्ब में जो है हम यस या यस का प्रयोग करते हैं जब सब्जेक्ट होगा सिंगुलर, और जब सब्जेक्ट होगा प्लूरल तो हम यस या यस का भी प्रयोग नहीं करते हैं। बट द सेंटेंस बिलोंग टू नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देन वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब डू और डज। ये पढ़े हैं कि जब निगेटिव इंट्रोगेटिव होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? डू एंड डज का प्रयोग करते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब डज, एंड व्हेन द सब्जेक्ट इज प्लूरल देन वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब डू। यदि कर्ता एक वचन होता है तो हम डज का प्रयोग करते हैं, और कर्ता बहुवचन होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करते हैं। तो उसी प्रकार जब हम टू डू का यूज करेंगे तो यहाँ पर डज का प्रयोग करेंगे, डू का प्रयोग करेंगे एंड डिड का। तो यह जो डज और डू का प्रयोग होगा वह अधिकतर प्रेजेंट के पर्पज से होगा, अर्थात प्रेजेंट जब टेंस रहेंगे तब हम वहां पे डू या डज का प्रयोग करेंगे। अगर सिंगुलर रहेगा अर्थात एक वचन तो हम वहां पर डज का प्रयोग करेंगे, और यदि प्लूरल रहेगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? डू का प्रयोग करेंगे। बट इन पास्ट टेंस, यदि पास्ट टेंस रहेगा तो डेफिनेटली वी कैन यूज हेल्पिंग वर्ब डिड। यदि पास्ट का रहेगा तो हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? डिड का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? हाँ, डिड का। ठीक, अब ये हो गया कि अगर प्रेजेंट टेंस रहेगा तो डू डज, पास्ट रहेगा तो डिड का प्रयोग करेंगे। अब कोई हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं कि मेरे पास कलम है, आई हैव अ पेन, तो वहाँ पर हैव और हैज का प्रयोग होता है, और यदि पास्ट की बातें रहती तो किसका प्रयोग होता है? हैड का प्रयोग होता है। तो टू हैव में होते हैं हैज, हैव, ठीक है, हैज, हैव, हैड एंड हैविंग की बोध होता है। ठीक है, तो अब टू हैव वाले में हम हैज, हैव, हैड और हैविंग का पढ़ेंगे, और टू बी में जब हमें पढ़ना रहता है तो इसमें इज का प्रयोग करेंगे। तो इज का यूज जानते ही हैं, एम का यूज, आर का, वाज, वेयर, बीन और बीइंग का, ये सभी वर्ब टू बी के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, मीन्स ऑक्सिलरी वर्ब के प्राइमरी में टू बी में इज, एम, आर, वाज, वेयर, बीन एंड बीइंग आ जाएगा। ओके, क्लियर यहाँ तक सभी? ठीक, इन सभी का हमें यूटिलाइज पता होना चाहिए। जैसे जैसे हम पढ़ते चले जाएंगे ग्रामर, वैसे वैसे ये सारे चीज़ों का डिटेल में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, फिर अब आते हैं मॉडल में। मॉडल में जो है कि हम जो यूज करते हैं हमेशा हेल्पिंग वर्ब के ही रूप में करेंगे, मेन वर्ब में हम यूज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर डू है तो डू में आईएनजी लगाकर हम डूइंग बना सकते हैं, मेन वर्ब बना सकते हैं। हैव में हम हैविंग बना सकते हैं, बट यहाँ पर हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही प्रयोग करेंगे। जैसे कैन का प्रेजेंट पर आएगा तो कैन का यूज करेंगे, पास्ट का यह हो जाता है तो कुड हो जाता है, यूज टू, मे, आउट टू, माइट, मस्ट, विल, नीड, वुड, डेयर, शैल एंड शुड का। ठीक, अगर ये सभी चीज़ों को ऐड किया जाए तो ये टोटल 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। ठीक, इन 13 को हमें पढ़ना रहता है। और जब कभी भी, ठीक है, पेपर में एग्जामिनेशन पेपर में आते हैं तो अधिकतर इन्हीं से रिलेटेड रहेंगे क्लोज टेस्ट, क्योंकि ये वाले थोड़ा सिंपल रहते हैं, और अगर आएंगे तो इधर से आ जाते हैं, यहाँ से डू डज वाले से आ जाते हैं, ठीक है, या तो हैविंग वाले से आ जाते हैं, या फिर इधर से, क्योंकि ये इज, एम, आर प्रोबेबली हम आराम से जानते हैं, तो बहुत कम रेयर कंडीशन रहते हैं। बट इनमें जो है कि अधिकतर आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ठीक, समझ में आ गया बात सभी लोग को? तो हमें क्या करना है कि इन सभी को डिटेल में पढ़ना है विथ एग्जाम्पल के साथ। ठीक, तो हम ऑक्सिलरी में प्राइमरी मॉडल पढ़ लिए, प्राइमरी में यह है और मॉडल में है। अब हम इसको डिटेल में सीखेंगे कि क्या क्या कब कब हम किस प्रकार से यूज करते हैं। तो प्रत्येक हेल्पिंग वर्ब को हम डिटेल में अब सीखेंगे। ठीक, चलो अब नोट कर लो, अब जल्दी नोट करो। चलो आगे इसमें देखते हैं यूज ऑफ कैन, कैन का उपयोग। ठीक, यहाँ से स्टार्ट हम करते हैं कि कैन का कहाँ पर हम उपयोग कर सकते हैं। कैन मीन्स होता है सामान्य में सकना। ठीक, और सकता शक्ति का जब बोध होता है तब पर भी हम कैन का यूज करते हैं, और हमेशा कैन का यूज हम किस में करेंगे? प्रेजेंट टेंस में। किस में? प्रेजेंट में। जब भी बोध होगा किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में बोध होगा। अब कहाँ कहाँ हम यूज कर पाते हैं? यदि किसी सेंटेंस में पावर के बारे में कहा जाए, शक्ति के बारे में, एबिलिटी क्षमता के बारे में, कैपेसिटी क्षमता के बारे में, या फिर परमिशन आज्ञा का बोध हो। यदि किसी वाक्य में किसका किसका बोध हो? पावर,
पावर मतलब शक्ति, ठीक है, क्या बोध हो। एबिलिटी एंड कैपेसिटी क्षमता का बोध हो। परमिशन आज्ञा का बोध हो। परमिशन मतलब आज्ञा, ठीक। उसके बाद थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़। थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ मतलब हो जाते हैं सैद्धांतिक संभावनाएं। सैद्धांतिक संभावनाएं मतलब कि यह प्रूफ है या फैक्ट है कि ऐसा ही होगा। जैसे करंट यदि हम पकड़ेंगे, ठीक है, अगर लाइन फ्लो हो रहा है यदि वायर में, यदि हम उसको टच करेंगे तो क्या होगा, हमें करंट लगेगा, तो यह फैक्ट है, ठीक है, मतलब थ्योरेटिकल या पॉसिबिलिटीज़ है, ठीक है, तो इसका मतलब यह सत्य है। तो वहाँ भी हम कैन का यूज कर सकते हैं। कोई हैबिट रहेगा, हैबिट मतलब आदत, और नेचर मतलब हो जाता है बर्ताव, ठीक है, समझ में आ गई बात ना। नेचर मतलब प्रकृति होता है, तो इसका मतलब मनुष्य का या किसी जानवर का यह हैबिट ही है, ठीक है, तो हम वहाँ पर कैन का यूज कर सकते हैं। और सभी सिचुएशन में कैन क्या बोध देगा, सकता या शक्ति या सकना बोध करेगा, ठीक। जैसे में यदि हम बात करते हैं इंग्लिश में, तो यहाँ पर है आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, कैन का। तो आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस समस्या को हल कर सकता हूँ। तो क्या बताया जा रहा है, समस्या को हल करने का संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि मैं इसको क्या कर सकता हूँ, हल कर सकता हूँ। तो एबिलिटी बताया जा रहा है कि हाँ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। तो एबिलिटी बताया जा रहा है। जैसे मैंने कोई क्वेश्चन दे दिया और कहा कि तुम क्या यह सवाल हल कर सकते हो, तो क्या कहे कि हाँ मैं यह सवाल हल कर सकता हूँ। तो क्या बता रहे हो, अपनी क्षमता बता रहे हो ना, ठीक है, कि आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूँ। और यदि पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी, अगर पावर या क्षमता नहीं रहेगा, तो क्या कहोगे, आई कैन नॉट सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, मैं इस समस्या का समाधान नहीं कर सकता, ठीक। दूसरा है ही कैन स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर कैन क्या बता रहा है, यह कैपेसिटी बता रहा है, ठीक है, और एबिलिटी भी बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है, वह क्या कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है। तो इंग्लिश बोल सकता है, तो यहाँ पर भी हम कैन का यूज करेंगे, क्योंकि यह कैन हमें क्या बता रहा था, एबिलिटी बता रहा है कि वह इंग्लिश बोल सकता है। नेक्स्ट है यू कैन गो नाउ, अब तुम जा सकते हो, तुम अब जा सकते हो। तो यहाँ कैन क्या बोध करा रहा है, परमिशन दे रहा है, क्या दे रहा है, परमिशन, कि यू कैन गो नाउ। तो यहाँ पर परमिशन है। जैसे मैंने कह दिया कि द क्लास इज ओवर, यू कैन गो नाउ, मैंने कह दिया क्लास समाप्त, अब तुम जा सकते हो, तो मैंने क्या कहा, परमिशन दिया, ठीक है, कि यू कैन गो नाउ। तो यहाँ पर हम परमिशन के रूप में कैन का प्रयोग करेंगे। फिर यहाँ पर कैन आई सिट डाउन, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं बैठ सकता हूँ। तो यहाँ पर कैन का प्रयोग किसके रूप में है, परमिशन के रूप में है। किसके रूप में है, परमिशन के रूप में है, ठीक। परमिशन में कैन आई सिट डाउन, क्या मैं बैठ सकता हूँ, तो परमिशन हो गया। नेक्स्ट दिस कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता। तो क्या बताया जा रहा है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़ बताया जा रहा है। जैसे कोई सवाल लगाए और वो सवाल क्या हो गया, गलत, बट तुमको पता है कि उसका सॉल्यूशन जो है करेक्ट है और उसका फार्मूला क्या है, करेक्ट है, लेकिन कोई व्यक्ति कह दिया सवाल गलत हो गया, तो तुम क्या कहोगे, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं क्वेश्चन लगाया हूँ या लगाती हूँ तो क्वेश्चन क्या रहता है, करेक्ट ही रहता है, क्योंकि फैक्ट टू फैक्ट लाइन टू लाइन आ जा रहे हो। तो वहाँ पर हम क्या इसका यूज कर सकते हैं, कैन का। जैसे दिस कैन नॉट बी ट्रू, यह सत्य नहीं हो सकता, तो यहाँ पर हम कैन का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस, ठीक है, विद्युत खतरनाक हो सकता है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, ठीक है, कि यह फैक्ट है कि अगर हम करंट पकड़ेंगे तो हमें करंट लगेगा। तो हम यहाँ पर कैन का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, कैन का, ठीक। और ये प्रेजेंट का बोध देगा। जैसे ही कैन नॉट बी पोलाइट, पोलाइट मतलब विनम्रता, ठीक है, अर्थात ही कैन नॉट बी पोलाइट। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, कैन नॉट बी पोलाइट मतलब कि वो विनम्रता व्यवहार का नहीं है, ठीक। इसका मतलब क्या बताया, उसका बर्ताव बताया जा रहा है कि उसका नेचर अच्छा नहीं है, वह विनम्रता पूर्वक बात नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, कैन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कैन का। फिर नेक्स्ट है ए सेंट कैन नॉट हार्म नो वन, एक जो साधु होते हैं वह कभी भी किसी को भी नुकसान पहुँचाते नहीं हैं, ठीक, नुकसान पहुंचा नहीं सकते। तो वहाँ भी कैन का यूज होगा। और ये कैन क्या बता रहा है, हैबिट बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है, हैबिट,
ठीक, समझ में आ गई बात ना कि हैबिट जब इंग्लिश में वर्ड दिए रहेंगे देन वी कैन फाइंड दिस टाइप्स ऑफ पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट इज पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, हैबिट और नेचर। We can understand the sentence, then we will utilize helping verb can in the sentence. When we make sentence closed case or filling the blanks or complete the sentence, then we also remember use of can and these types of possibilities in our mind. Then we can change and we can fill the sentence with proper correct way and we can find the number in the examination. समझ में आ रहा बात सभी लोग को ना? ठीक, तो अतः हमें इसको समझना चाहिए जब इंग्लिश में रहेगा तब। और यही अगर हम सिंपल में बात करते हैं, ठीक, यहाँ तक सभी लोग समझ गए? ठीक, अगर वही हम बात करते हैं सिंपल में, ठीक, सिंपल में अगर हम बात करते हैं तो हम किस प्रकार से इसका यूटिलाइज कर सकते हैं हिंदी में। जैसे छोटे क्लासों में यदि हम पढ़ते हैं तो छोटे क्लासों में हम इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। जैसे वह लिख सकता है, वह लिख सकता है तो हम क्या बनाते हैं? ठीक है, तो वह का हो गया ही, सकता है प्रेजेंट का आ गया तो हम क्या लिखते हैं? ही कैन, फिर क्या लिखते हैं? राइट, ये होता है ना? ठीक है, तुम घर जा सकते हो, तुम घर जा सकते हो तो यहाँ क्या आ जाएगा? यू कैन, हाँ, गो टू द हाउस। ठीक है, गो टू द हाउस, और हम आराम से बना सकते हैं। तो ये छोटे छोटे हिंदी वाले आते हैं तो हम आराम चेंज कर लेंगे, बट इन द हायर एग्जामिनेशन, ठीक है, वी कैन नॉट चेंज दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस, और वहाँ पर हम इसे बदल नहीं सकते बिकॉज दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंस इज़ वेरी सिंपल सेंटेंस। ये बहुत साधारण रहेंगे और एग्जामिनेशन में ऐसा थोड़ी ना आएगा कि तुम जा सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम पढ़ सकते हो। ये तो छोटे क्लास में रहता है ना, बड़े क्लासों में क्या आ जाएगा? ऐसे, यहाँ तक समझ में आ गया? जैसे यहाँ पर लिख दिया गया, ठीक है, राहुल डैश, राहुल डैश डांस, ठीक, डांस इन द पार्टी, इन द पार्टी, और इसमें कहा जाएगा राहुल डैश डांस इन द पार्टी, और दे दिया गया कि राहुल जो है पार्टी में नाच सकता है। तो हमें इसमें क्या भरा जाएगा? कैन। क्या भरा जाएगा? कैन। अगर प्रेजेंट की बातें रहेगा तब तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट की बातें हो रहा है कि नहीं। जैसे हम कह दें कि राहुल नाच सकता है तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? कैन। ठीक, समझ में आ गई बात ना? तो पेपर में ऐसे आ जाएंगे कैन वाले। ठीक, समझ में आ गई बात इतना? अब यह पूरे प्रेजेंट के होते हैं यूज ऑफ कैन। यही सारे रूल यदि पास्ट में चले जाएं, पास्ट में जितने हम पढ़े हैं ये सभी किस में चले जाएं? पास्ट में। देन वी कैन यूज कुड, वी कैन यूज कुड, तो हम किसका यूज करेंगे? कुड का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गया बात सभी लोग को? ठीक, चलो ये भी 3 नोट कर लो। चलो अब आगे देखो, इसमें यूज ऑफ कुड का, हम कुड का प्रयोग कब करते हैं? कैन का हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस में, एंड कुड का यूज हम करते हैं पास्ट टेंस में। मीन्स जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हम पढ़े थे कैन का, चाहे पावर हो, एबिलिटी, कैपेसिटी, परमिशन, थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटीज़, नेचर एंड हैबिट, ये सभी चीज़ें जो हम प्रेजेंट पढ़ रहे हैं, यह चीज़ें यदि पास्ट में होने लगें तो हम कैन के जगह पर किसका यूज करेंगे? कुड का यूज करेंगे। बस इतना याद कर लो, काम हो जाएगा। इसका मतलब कोई सेंटेंस दिया रहेगा, ठीक, प्रेजेंट का, और उसमें पास्ट का यदि लिख दिया जाएगा हेल्पिंग वर्ब तब रॉन्ग हो जाएगा, या फिर पास्ट का लिखा रहेगा प्रेजेंट का लिख दिया जाएगा तब उसमें क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। जैसे सेंटेंस में आते हैं, राम टोल्ड मी दैट, राम मुझसे कहता है कि ही कुड हेल्प मी, वह मेरी मदद कर सकता था। है नहीं, केस है, क्या है? था वाला, तो पास्ट का बोध हो गया। ठीक, यहाँ पर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं नौजवान था, आई कुड स्विम फॉर आवर्स, मैं घंटों तैर सकता था, तो पास्ट की बताया जा रहा है, तब मैं घंटों तैर सकता था। ही कुड पास द एग्जामिनेशन, वह परीक्षा को पास कर सकता था, तो पास्ट की बातें बता दिया गया। इसका मतलब जब भूतकाल पास्ट की बातों का बोध हो तो हम
कैन के जगह पर किसका यूज करेंगे, कुड का प्रयोग करेंगे। ठीक, समझ में आ रहा बात नहीं इतना सभी लोग को। जैसे